हैं कि जब मैंने कल क्लास ओवर की थी तो उस समय आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि if z1 and z2 are different complex number such that mod z2 is equal to 1, then find mod के अंदर लिखा है z2 minus z1 whole divide by 1 minus z1 bar z2। ये बच्चों आपको वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों इसका आंसर निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे z2 माइनस z1 और बच्चों इसको डिवाइड करेंगे हम डिवाइड करेंगे 1 माइनस z1 बार z2। ये बच्चों हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इसका एक ट्रिक अपनाते हैं, हम इसके स्क्वायर को लिखते हैं। कहोगे सर इसके स्क्वायर को क्यों लिखेंगे? हम कहेंगे बेटा हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं इस क्वेश्चन में, वो प्रॉपर्टी होती है mod z स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z बार। तो किसी भी नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर उस नंबर और उसके बार के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी है। अब बच्चों यहां पर इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, जिसको मेरे को इवैल्यूएट करना है उसको सबसे पहले मैंने स्क्वायरिंग कर दी, मतलब वो mod z का स्क्वायर है तो वो हो जाएगा मतलब z इंटू z बार। तो ये बच्चों हो गया z इंटू z बार। तो बच्चों देखो इंटू z बार। तो बच्चों यहां पर जो बार की प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवाई थी वो यूज होंगी। तो अब हम बार की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो बच्चों ये क्या बन गया, पहला वाला फैक्टर तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन बच्चों जो दूसरा वाला फैक्टर है उसमें देखो कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था अगर बार लगता है पूरे पे तो वो बार इंडिविजुअल स्प्लिट हो जाता है, मतलब Z2 पे बार आ जाएगा, Z1 पे बार आ जाएगा। बच्चों 1 का बार तो 1 ही होता है, क्योंकि रियल नंबर पे बार लगाने का कोई भी असर नहीं पड़ता है। और बच्चों अगर हम बार का बार लेते हैं, जैसे Z1 पे बार है और अगर हम फिर से उसका बार लेंगे तो इटसेल्फ वो बार हट जाएगा और Z2 पे बार आ जाएगा। तो बच्चों ये आ जाएगा क्योंकि मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी। ठीक है बच्चों, कि बार मैंने सब पर आ जाता है, स्प्लिट हो जाता है और रियल नंबर पे बार का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब बच्चों उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा Z2 बार माइनस Z1 बार माइनस Z2 बार माइनस माइनस प्लस Z1 बार। ठीक है बच्चों, यहां तक आ गया। होल डिवाइडेड बाय ये हो गया 1 माइनस Z2 बार माइनस Z1 बार Z2 प्लस Z1 बार Z2 बार। देखिए बच्चों जो आपको निकालना था आपने उसके मॉडुलस के स्क्वायर को कंसीडर किया था, आप यहां तक निकाल चुके हैं, आपको ये क्लियर होना चाहिए बच्चों। अब बच्चों ये आगे क्या बन गया, ये बन गया mod Z2 का स्क्वायर, क्योंकि जैसे mod Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z इंटू Z बार होता है, तो mod Z2 का स्क्वायर Z2 इंटू Z2 बार भी लिख सकते हैं। वैसे ही समझो बच्चों सबसे लास्ट में लिखा है mod Z1 स्क्वायर, ये हो गया माइनस Z1 बार माइनस Z2 बार। तो बच्चों यहां तक के सारे स्टेप्स आपको एकदम क्लियर हुए होंगे, अभी हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया। तो बच्चों ये हो गया 1 माइनस Z2 बार माइनस Z1 बार Z2 प्लस बच्चों देखो मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में है mod Z1 स्क्वायर mod Z2 स्क्वायर। और बच्चों अगर हम इसको लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा mod Z1 स्क्वायर mod Z2 स्क्वायर। अब बच्चों आपके पास देखो जो गिवन रिलेशन है उसमें mod Z2 की वैल्यू 1 दी है। अगर बच्चों mod Z2 की वैल्यू 1 दी है, देखिए बच्चों ऊपर स्क्रीन में देखिए mod Z2 की वैल्यू क्या दी है, 1 दी है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि mod Z2 का स्क्वायर क्या होगा, वो भी 1 होगा। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, इसको आप यूज करेंगे। तो बच्चों देखिए कैसे यूज कर रहे हैं, mod Z2 की वैल्यू बच्चों क्या दी है, 1 दी है, तो उसके स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो बच्चों ये हो जाएगा 1 प्लस mod Z1 स्क्वायर माइनस Z1 बार माइनस Z2 बार होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस Z2 बार माइनस Z1 बार Z2। तो बच्चों अगर ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पे तो आपको एक बात नजर आ रही है कि mod Z2 स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो सिर्फ ये क्या बचा, ये mod Z1 का स्क्वायर बचा।
अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर भी वही क्वांटिटी है और नीचे भी वही सेम क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगी, ये कैंसिल होकर के ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये कैंसिल होकर के पूरा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो बच्चों आपको देखिए क्या इवेल्युएट करना था, आपको इवेल्युएट करना था मॉड Z2 माइनस मॉड के अंदर जो बड़ी सी क्वांटिटी आपको वो इवेल्युएट करनी थी, तो उसका स्क्वायर 1 आ गया, तो मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1, दैट मींस 1। तो अब आप आंसर लिख सकते हैं कि Z2 माइनस Z1, 1 माइनस Z1 बार Z2, इसकी वैल्यू क्या है, इसके स्क्वायर 1 है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 1। माइनस 1 आप लेंगे नहीं क्योंकि मॉड कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए आप क्या लेंगे, प्लस 1। तो बच्चों इसका आंसर निकल करके आ गया है। ये क्वेश्चन कल मैं जाते जाते आपको दे के गया था कि ये आपको करना है, अगर आपने किया होगा तो उसको करने की यही ट्रिक होती है, अगर थोड़ी सी भी आपने मेहनत की होगी बुक्स वगैरह को देख करके। तो बच्चों ये इसका आंसर आ गया, तो सभी बच्चों को इसका आंसर क्लियर होना चाहिए, किसी को डाउट नहीं आना चाहिए कि मैंने कैसे किया। तो सभी बच्चों को यहाँ तक आई होप बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पे लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको हम लोग करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ मॉडुलस ऑफ Z1 is equal to modulus of Z2 is equal to modulus of Z3 is equal to dot 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 mod of Zn is equal to 1। ये दिया है बच्चों आपके पास एक रिलेशन, आपको करना है प्रूव करना है बच्चों आपको मॉड के अंदर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डॉट 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 Zn इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन मॉड में 1 अपॉन Z1 1 अपॉन Z2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Zn। इन दोनों को बच्चों इक्वल दिखाना है, इन दोनों को बच्चों इक्वल दिखाना है। तो आप कैसे दिखाएंगे बच्चों, आपको यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों मैंने आपको बताया था कि मॉड Z1 का मतलब क्या है, ये फर्स्ट क्लास में बताया था। मॉड Z1 का मतलब होता है Z1 की ओरिजिन से दूरी, और मॉड Z2 क्या है, Z2 की ओरिजिन से दूरी। तो ये सारे मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 क्या बता रहे हैं, सभी की ओरिजिन से दूरी क्या है, 1 के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पे एक कंसेप्ट भी होता है, अगर कोई लिख दे मॉड Z1 इज इक्वल टू मॉड Z2 इज इक्वल टू मॉड Z3 मॉड Zn इक्वल टू 1, तो उसका मतलब क्या है, Z1 की भी ओरिजिन से दूरी 1 है, Z2 की भी ओरिजिन से दूरी 1 है, मॉड के अंदर Z3 लिखा है, उसका क्या मतलब हुआ, Z3 की भी ओरिजिन से दूरी 1 है, nth कॉम्प्लेक्स नंबर Zn है उसकी भी ओरिजिन से दूरी 1 है। तो बच्चों Z1 Z2 Z3 Zn इसका लोकस क्या होगा, इसका पाथ क्या होगा, इसका पाथ होगा एक सर्किल, और सर्कल का सेंटर होगा 0,0 और रेडियस होगी 1 यूनिट, अगर आप इसको समझना चाहें। और ठीक है ना, क्योंकि मॉड के अंदर Z1 या मॉड के अंदर Z लिखा रहता है, तो मैंने क्या बताया था आपको फर्स्ट क्लास में कि मॉड Z रिप्रेजेंट करता है Z की ओरिजिन से दूरी। तो ठीक है बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अपना इस क्वेश्चन को करते हैं पहले। तो बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों आपके पास गिवन क्या है, ये देखिए ये गिवन है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डॉट 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 Zn। ठीक है बच्चों, ये आपके पास गिवन है। अब बच्चे आप क्या कर लीजिए, इसमें कुछ चेंजेस कर लीजिए। चेंजेस ये कर लीजिए कि आपको अगर RHS प्रूफ करना है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करिए। चेंज ये करिए कि RHS को अपीयर कराने के लिए Z1 बार से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, सिमिलरली बगल वाले में Z2 बार से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। फिर अब आप समझ गए होंगे Z3 बार से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। इसी तरीके से आप इसमें भी कर लीजिए, Zn बार से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए। अब बच्चों प्रॉपर्टी तो आप जान गए हैं कि ये क्या बन गया, ये बन गया मॉड Z1 स्क्वायर अपॉन Z1 बार, देखो मैंने अपीयर करा लिया, प्लस मॉड Z2 स्क्वायर अपॉन Z2 बार प्लस मॉड Z3 स्क्वायर अपॉन Z3 बार प्लस डॉट 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 मॉड Zn स्क्वायर लिखिए, मॉड Zn स्क्वायर अपॉन Zn बार, ये हो गया।
ठीक है बच्चों, मॉड Zn स्क्वायर अपॉन Zn बार। ठीक है, तो ये बच्चों यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बच्चों, मॉड Z1 स्क्वायर, मॉड Z2 स्क्वायर, मॉड Z3 स्क्वायर, इन सब की वैल्यू क्या है? इन सब की वैल्यू 1 है, क्योंकि मॉड Z1 अगर 1 है तो मॉड Z2 स्क्वायर भी क्या होगा? 1 होगा। तो ये बच्चों 1 बन गया, ये भी बच्चों 1 बन गया, ये भी बच्चों 1 बन गया, और ये भी बच्चों 1 बन गया। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? अब बच्चों हम लोग क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टीज में लिखाया था 1 अपॉन Z1, 1 अपॉन Z2, 1 अपॉन Z3 डॉट 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 1 अपॉन Z10। इसको हम ऐसे लिख करके पूरे पे होल बार भी तो लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने तो आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि जब पूरे पे बार होता है तो वो बार क्या होता है? स्प्लिट भी हो जाता है। तो अगर आप इसको स्प्लिट करेंगे तो 1 के बार अपॉन Z1 का बार, 1 का बार 1 होगा, Z1 का बार Z1 बार हो जाएगा। तो अलग अलग जब स्प्लिट होगा तो ऊपर वाला ही स्टेप आ जाएगा। और बच्चों मैंने बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के जो मॉडुलस जो होता है, तो चाहे जेड बार का आप मॉडुलस लें, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लें, ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे दो प्रॉपर्टी यूज की, एक तो ये प्रॉपर्टी कि जेड का मॉडुलस और जेड बार का मॉडुलस सेम होता है, और मैंने आपको ये बताया था कि अगर मॉड के अंदर Z1 प्लस Z2 पे इस तरीके से बार लगाया हो तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते, इस तरह से ब्रेक आप इसको कर सकते हैं, Z1 बार प्लस Z2 बार। तो बच्चों हमने यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज यूज की। तो बच्चों ये मॉड के अंदर पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अब मैं मॉड जेड बार को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? मॉड जेड से रिप्लेस कर दूंगा। जैसे ही मॉड जेड से रिप्लेस कर दूंगा, यानी कि पूरे के बार हट जाएगा, और आपको जो प्रूफ करना था बच्चों वो आ जाएगा। तो बच्चों ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये इसका सॉल्यूशन सेट मैंने आपके सामने लगा दिया है। अब बच्चों हम लोग मिसलेनियस के एक दो क्वेश्चन सभी करने जा रहे हैं। हो सकता है आप लोग ने एनसीईआरटी या आरडी जो भी लगाई हो तो आपको उस क्वेश्चन को मिले जरूर होंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x and y for which the complex numbers कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके -3 प्लस i x स्क्वायर y एंड x स्क्वायर प्लस y प्लस 4i are conjugate of each other, are conjugate of each other। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में इस तरह के जरूर मिले होंगे, और आपने ध्यान दिया होगा अगर आप घर पे थोड़ा सा भी पढ़ाई करते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिले होंगे, और मैंने आपको बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है, जैसे z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? z बार। z बार इज नोन एज कॉन्जुगेट ऑफ z। और z बार को किस तरह से लिखते हैं? जहां जहां z में i होता है उसको -i से रिप्लेस कर देते हैं। तो बच्चों ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं, ये क्या है? ये दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। ये देखिए, तो मैंने कॉन्जुगेट आपको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। भाई ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, ठीक है ना? तो क्या लिखा है? फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई फॉर विच, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। दिस एंड दिस आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ये उसका कॉन्जुगेट है, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो बच्चों अब आगे समझ गए होंगे आप किस तरह से करेंगे। यहाँ पर आपको आगे करने के लिए बहुत ही छोटे स्टेप्स अब यूज करने हैं, और मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पे बार पूरे से रिप्लेस हो, अगर आपके पास, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो i को आप -i से रिप्लेस कर देंगे। तो बच्चों ये आप जानते हैं ना कि i किससे रिप्लेस हो जाएगा?
माइनस आई से, क्योंकि इस कॉन्जुगेट का मतलब यही होता है। मैंने आपको फर्स्ट टर्म पे बताया था, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार होगा। तो z बार कैसे लिखते हैं, z में i को माइनस आई से रिप्लेस करते हैं। तो ये अगर इसका कॉन्जुगेट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4i, तो इसका कॉन्जुगेट हम लिखेंगे कैसे, उसमें जहां i होगा उसको माइनस आई से हम रिप्लेस कर देंगे। तो बच्चों ये आपके सामने इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को बच्चों सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपके पास x और y निकल आएंगे। तो सॉल्व करने का बच्चों क्या मेथड है, कहोगे सर आपने बताया था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट भी इक्वल होंगे, ठीक है, और उनके इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। ये है बच्चों, उनके रियल पार्ट भी इक्वल होंगे और उनके इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां तक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, उनके रियल पार्ट भी इक्वल होंगे, उनके इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। अब बच्चों ये दो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को आप अपनी तरीके से जैसे भी आप सॉल्व करना चाहें आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप बच्चों सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x और y की वैल्यूज मिल के आपको आ जाएंगी, ठीक है बच्चों। अब आप इसको कर सकते हैं, आगे आप खुद कर सकते हैं। जो बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक बार आएगा x बराबर 1, y इक्वल टू -4, और दूसरा पेयर आएगा बच्चों x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू -4। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपका कर दिया है कि कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस दिखें तो आपको इस तरह से इसको करना होगा, ठीक है बच्चों। सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से करते हैं, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही सेम क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको आदत पड़ जाए करने की। क्वेश्चन है दूसरा बच्चों, फाइंड द रियल नंबर्स x and y if x minus iy 3 plus 5i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज कॉन्जुगेट ऑफ, ये क्या है, कॉन्जुगेट है किसका, -6 -24i का। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वाला, ये क्या है, ये कॉन्जुगेट है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो आपके पास दिया है इसको मल्टीप्लाई करिए और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखिए। तो आपका हम आंसर लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले जो प्रोडक्ट के फॉर्म में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है इसको पहले आप तसल्ली से मल्टीप्लाई करिए। जब बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस 5y प्लस i टाइम्स 5x माइनस 3y, ये ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों बन गया 3x प्लस 5y प्लस i टाइम्स 5x माइनस 3y, ये। तो बच्चों ये क्या है, ये कॉन्जुगेट है किसका, -6 -24i का। तो -6 -24i का कॉन्जुगेट क्या हुआ बच्चों, ये हुआ -6 प्लस 24i। समझ गए ना आप कि मैंने कॉन्जुगेट कैसे लिखा, कॉन्जुगेट लिखने के लिए i को -i से रिप्लेस कर दिया। अब बच्चों इसके आगे बहुत ही सिंपल सा काम करने आए। आप क्या कहेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो उनके रियल पार्ट भी इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। तो बच्चों रियल पार्ट रियल के इक्वल कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। अब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आएगा आंसर। आंसर आएगा बच्चों x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -3। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे किया है। अभी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, अगर हो पाए तो आप खुद करिएगा। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा
for which the complex number 1 plus I cos theta whole divided by 1 minus 2I cos theta. देखिए बच्चों, find the real values of theta for which the complex number 1 plus I cos theta upon 1 minus 2I cos theta is purely real. अब बच्चों हम लोग थोड़े से यहाँ पे स्टैंडर्ड रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले कुछ स्टैंडर्ड पढ़ लेते हैं, वरना स्टैंडर्ड हम लोग कहीं भूल न जाए। बच्चों जैसे जैसे देखिए, अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई, और बच्चों आपने इसका कॉन्जुगेट लिखा z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई, और बच्चों हमने कहा इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, तो बच्चों ऐड करने पे क्या आएगा, z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2x, यही तो आएगा। तो इसका मतलब बच्चों x क्या आया, x आया z प्लस जेड बार अपॉन 2। तो बच्चों आपको ध्यान रखना होगा, अगर कोई कंडीशन दे दी जाए, जैसे मान लो यहां कंडीशन दे दी जाए कि इफ कॉम्प्लेक्स नंबर z is purely imaginary, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो प्योरली इमेजिनरी है। इसका मतलब उसके साथ पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट है ही नहीं। तो बच्चों ऐसे केस में जब हम लोग रियल पार्ट ऑफ z को 0 करेंगे, तो रियल पार्ट ऑफ z अभी हमने निकाला है बच्चों, वो क्या है, x। तो बच्चों अगर हम x को 0 करेंगे तो z प्लस जेड बार बाई 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहां से एक रिलेशन आ जाएगा z इज इक्वल टू माइनस टाइम जेड बार। बच्चों ये बहुत ही रिलेशन ऐसा है जो आप लोग आगे देखेंगे जब और हायर स्टैंडर्ड पे पढ़ेंगे, कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है तो उसका रियल पार्ट 0 होता है, और उससे एक रिलेशन आता है z इज इक्वल टू माइनस टाइम्स जेड बार। और बच्चों अगर मान लीजिए आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड ना करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी अभी आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था, क्या किया था, ऐड किया था। अब मान लीजिए आपके पास आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए, यानी 1 माइनस 2। तो बच्चों जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, z माइनस जेड बार इज इक्वल टू x x कैंसिल हो जाएगा, ये 2i y हो जाएगा, दैट मींस y इज इक्वल टू बन जाएगा z माइनस जेड बार अपॉन 2i। और बच्चों किसी ने अगर कंडीशन बना दी कि इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, इफ इमेजिनरी हो चुका है तो अब यहां पे रियल होगा, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, अगर प्योरली रियल होगा तो उसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, y, अगर वो 0 हो जाएगा तो z माइनस जेड बार अपॉन 2i क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहां से एक रिलेशन आ जाएगा z इज इक्वल टू जेड बार। ये तो बच्चों होना ही चाहिए था ना। मान लीजिए आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस 0i, मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, 1 है। अगर हम इसका कॉन्जुगेट कहेंगे तो बच्चों तो भी तो 1 आएगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 1 एक रियल नंबर है और 1 का अगर हम बार भी लेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब z और z बार इक्वल है, लेकिन कब, जब i वाला पार्ट क्या है, 0। इसका मतलब ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, प्योरली रियल। प्योरली रियल का मतलब सिर्फ रियल पार्ट होगा, तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, 0 होगा। तो उससे कंटेंट क्या आई, z इज इक्वल टू जेड बार। तो ये तो आनी चाहिए थी क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। तो अगर हम 1 लेंगे या 1 का बार लेंगे तो दोनों सेम तो होंगे ही होंगे, इसलिए यहाँ पे कंडीशन आई। और मान लो अगर प्योरली इमेजिनरी है तो z इज इक्वल टू माइनस टाइम्स जेड बार होता है। तो बच्चों ये कंडीशंस आपको याद रखनी होगी। और मजे की बात ये है कि आप यहाँ पर एक रिलेशन और सीख गए हैं कि कभी भी किसी कार्टेशियन इक्वेशन को, जैसे आपके पास मान लीजिए कोई भी कार्टेशियन इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और बच्चों उसको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। मान लो आपको आ जाए कि कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स इक्वेशन,
तो पता है आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो भी एक्स और वाई निकाले हैं ना, एक्स और वाई इन टर्म्स ऑफ जेड, उसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आपकी कैसे दिखेगी, ए एक्स की वैल्यू देखिए बच्चों, आपने क्या निकाली है, आपने निकाली है जेड प्लस जेड बार बाय 2, जेड प्लस जेड बार बाय 2, एक्स प्लस बी वाई, वाई की बच्चों देखो क्या निकाली है वैल्यू, जेड माइनस जेड बार, क्या निकाली है, z माइनस जेड बार बाय 2i, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चों ये देखो, ये दिस इज द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, क्या कहेंगे इसको हम लोग, दिस इज कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, यानी जो पार्टीशन प्लेन की इक्वेशन थी वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। अब बच्चों ऊपर वाला क्वेश्चन तो आप बेहद कर ही सकते हैं, उसमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने तो आपसे मिलता जुलता आपको फर्स्ट टर्म पे भी कराया था ये क्वेश्चन, वहां पे बस साइन थीटा था। तो बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को अब कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहां पे लिख देते हैं सॉल्यूशन इज ऑन नेक्स्ट पेज, इसका सॉल्यूशन अगले पेज पे हम लोग करें। ठीक है बच्चों, करें स्टार्ट। चलिए आप लिखिए फिर से उसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 1 प्लस आई कॉस थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस 2i कॉस थीटा। तो बच्चों ये क्या है, ये प्योरली रियल है, तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन पहले इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट करो, तो कैसे करेंगे बच्चों, तरीका बताया ना, कैसे बताया था मैंने, बताया था ए सी प्लस बी डी, ठीक है, अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बोलो भाई समझ में आया, प्लस आई टाइम्स बी सी माइनस 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 प्लस हो जाएगा ए डी, यानी 2 cos थीटा इंटू 1 माइनस 2 cos थीटा इंटू 1, माइनस 2 cos थीटा और बीच में माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, BC माइनस AD अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या आ गया, ये अब आपका निकल के आ गया है, दिस इज 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस आई टाइम्स 3 cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, प्योरली रियल। अगर प्योरली रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब बच्चों उसका इमेजिनरी पार्ट आप 0 कर दीजिए, क्योंकि ये क्या है, प्योरली रियल। तो बच्चों उसका इमेजिनरी पार्ट जब आप 0 करेंगे तो आपके पास आएगा 3 cos थीटा अपॉन 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से क्या आ जाएगा, जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किया था तो साइन थीटा 0 आया था, तो थीटा एन पाई था, याद है कि नहीं, जहां पर एन होता था सेट ऑफ इंटीजर्स। वैसे ही बच्चों यहां पर cos थीटा 0 आ जाएगा। और बच्चों cos थीटा अगर 0 होता है तो आपको पता होगा cos थीटा 0 तभी होता है जब थीटा पर क्या होते हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। अगर आप cos थीटा का ग्राफ नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, साइन तो हर इंटीजर पर 0 होता है, चाहे 2 पाई हो, चाहे 3 पाई हो, चाहे साइन 5 पाई हो, साइन 2 पाई भी 0, साइन 3 पाई भी 0, साइन 5 पाई भी 0। लेकिन cos जब 0 होता है तो फिर वो अपने ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे 0 होता है। तो उसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो उसको लिखने का तरीका होता है थीटा इज इक्वल टू, आप पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप सही से सॉल्यूशन लिखेंगे तो होता है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। ठीक है, अगर इसमें से आप पाई कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2n प्लस 1, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये मैंने एक जनरल सॉल्यूशन लिखा है, आप यहाँ पर n की खूब सारी वैल्यूज डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जितने भी पाई बाई 2 के मल्टीपल्स है सब निकलते चले जाएंगे, और यहाँ पर ये हर पाई बाई 2 के मल्टीपल्स पे 0 होगा। तो अगर आपको इस तरह का जनरलाइज सॉल्यूशन लिखने नहीं आता है तो आपको उसमें घबराने की बात नहीं है। आपको जब ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आपको पढ़ाई जाएगी तो आप ये
जनरलाइज सॉल्यूशन लिखना आपके लिए काफी आसान काम होगा, आप बहुत आसानी से लिख सकते होंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आप कभी भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो आप ऐसे ही लिख दीजिए थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 या पाई बाई 2 के मल्टीपल्स, बस। ठीक है बच्चों, तो यहां तक अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स क्या होंगे? पहला 1 पाई बाई 2, दूसरा 3 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2, ऐसे ही माइनस 5 पाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2 हो सकता है, माइनस 3 पाई बाई 2 भी हो सकता है। जितने ऑड मल्टीपल्स होंगे उन सब पे कॉस क्या होता है? 0। तो आई थिंक आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया होगा, काफी सारा मैंने आपको सिखा दिया है, आप लोगों ने घर पे भी लगाया होगा। तो अगर किसी बच्चे को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और पूछना हो तो वो पूछ सकता है, क्योंकि मैंने काफी सारा आपको बता दिया है, एनसीईआरटी के कंसेप्ट से भी आपको ज्यादा सिखा दिया है। ठीक है, अब जो हाई लेवल होगा तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी आपका बोर्ड लेवल पे जितना आता है वो मैंने काफी ज्यादा आपको करा दिया है। तो अगर क्लास में आकर्षण है तो तुमको आकर्षण बेटा समझ में आ गया? तुमने पूछा था काफी सारा, ये आकर्षण हो बेटा क्लास में? नहीं हो? कोई है क्लास में? देवांश, कीर्ति, मानसी, ऋषि, श्लोक, कोई है? किसी को आवाज आ रही है? अच्छा चलो, तो ठीक है, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये यहीं से ब्रेक करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं, इसको यहीं से अब हम लोग ब्रेक करेंगे और हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जहां से पढ़ रहे थे वहीं पर वापस आ जाएंगे। यानी कहां पर वापस आ जाएंगे? एपी पे। कहां पर आ जाएंगे? एपी, यानी सीक्वेंस एंड सीरीज कंटिन्यूएशन। तो बच्चों अब आप इसी पेज, मैं तो इसी पेज को यूज करूंगा और मैं नीचे हेडिंग डाल रहा हूं सीक्वेंस एंड सीरीज कंटिन्यूएशन, या इस पेज को छोड़ देता हूं, उसमें देखूंगा कभी आपका कोई डाउट आएगा तो बता दूंगा। नेक्स्ट पेज से कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालिए सीक्वेंस एंड सीरीज कंटिन्यूएशन। सीक्वेंस एंड सीरीज कंटिन्यू। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों कंटिन्यू हो गया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोगों ने इसके भी काफी सारे क्वेश्चंस लगाए थे एपी के, अगर आपको याद हो। एपी का हमने आपको nth टर्म लिखना सिखाया था कि nth टर्म ऑफ द एपी क्या होता है? a plus n minus 1 into d। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी भी हमने आपको लिखना सिखाया था, किस तरह से लिखा जाता है। तो बच्चों अगर आपको इतना पता है तो आज हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं एक नया टॉपिक एपी के अंदर, उसका नाम होता है अर्थमेटिक मीन्स। क्या नाम होता है? ARITH, अर्थमेटिक मीन्स। हम लोग अर्थमेटिक मीन्स पढ़ने जा रहे हैं। इसको पढ़ने का क्या तरीका होता है, कैसे स्टार्टिंग होती है, समझिए। सबसे पहले अगर मान लीजिए हमने सिर्फ 3 नंबर कंसिडर किए, मान लीजिए हमने लिख दिया लेट ABC आर इन AP। अभी हमने मान लीजिए इतना लिख दिया, लेट ABC आर इन AP। तो आपको क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे अगर ये एपी में है जो कॉमन डिफरेंस होगा, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, इससे जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस सेम होता है, इसलिए उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। यहां से बच्चों क्या रिलेशन आ जाता है? आ जाता है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। दैट मीन्स यहां से एक रिलेशन आता है b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2। दिस इज द रिलेशन। अभी हमने सिर्फ ये 3 नंबर्स के लिए पढ़ा है, और यहां पर आपको ध्यान रखना होगा बी को कहते हैं अर्थमेटिक मीन। क्या कहते हैं बी को? बी इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। बी इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड सी। बिटवीन ए एंड सी। तो बच्चों यहां पे तो सिर्फ 3 नंबर्स की बात थी, ए और सी, और उसके बीच में जो बी है वो अर्थमेटिक मीन कहलाता है। तो आज के बाद कभी भी आपका अर्थमेटिक मीन पूछा जाए तो आप बताइएगा वो a प्लस सी बाई 2 होता है। लेकिन बच्चों बात यहां तक नहीं रह जाती, बात इसके आगे कंटिन्यू कर जाती है।
जरूरी नहीं है कि दो नंबर्स के बीच में एक ही अर्थमेटिक मीन हो। अब हम क्या करते हैं बच्चों, दो नंबर्स कंसिडर करते हैं, तो लिखिए हमारे साथ, लेट टू पॉजिटिव नंबर्स a and b and n arithmetic means inserted between these two positive numbers a and b। तो बच्चों मैंने क्या करा, मैंने वर्जन एक्सटेंड कर दिया। तो मैंने कहा बच्चों दो नंबर्स हैं a और b, इनके बीच में मैंने n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिया, a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an डॉट 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 an। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर क्या प्रोसेस किया है। मैंने a और b के बीच में n AMs को इंसर्ट किया है। ठीक है बच्चों, आगे कंटिन्यू करें बच्चों। तो बच्चों ये अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें और हमसे पूछा जाए कि बताओ a1 और a2 और an इनकी क्या वैल्यूज होगी, ये जो आपने n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए इनकी क्या वैल्यूज होगी, तो इनकी वैल्यूज निकालने के लिए बहुत आसान काम होता है। तो बच्चों देखिए जरा कि अर्थमेटिक मीन्स कितने हैं, आप कहोगे सर n है, और इसके अलावा a और b को अगर हम ले लें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, n+2 हो जाएंगे। तो n+2th टर्म कौन सा होगा, तुम कहोगे सर n+2th टर्म इज द लास्ट टर्म ऑफ द AP, दैट विल बी द इक्वल टू b। तो आप क्या लिखेंगे, n+2th टर्म इसमें टोटल होंगे एंड n+2th टर्म विल बी n+2th टर्म will be last term of AP। वो ये क्या होगा, इस AP का लास्ट टर्म। तो बच्चों आप कैसे लिखते हैं, n+2 टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n+2 - 1 इंटू डी, ऐसी तो रिलेशन यूज करते हैं। तो बच्चों n+2 टर्म कितना है, d, ये क्या हो गया बच्चों n+1 इंटू डी। अब बच्चों इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये हो जाएगा b - a इज इक्वल टू n+1 इंटू डी। तो d वैल्यू क्या है, b - a अपॉन n+1, ये आ गया बच्चों d की वैल्यू। ठीक है, तो यहां तक सभी बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी, आपने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। अब बच्चों आपसे क्या पूछा गया था, a1 पूछा गया था। तो देखिए बच्चों a1 कैसे लिखते हैं बच्चों जी, अगर ये सीक्वेंस AP में है, ये सीक्वेंस तो होता तो AP में ही है, जैसे ABC 3 नंबर्स AP में था, तो B इज अर्थमेटिक मीन, यहाँ पे n अर्थमेटिक मीन है, लेकिन ये रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में है तो AP में ही है। तो बच्चों सेकंड नंबर कैसे मिलता है AP में, जब फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं। यानी अगर हम फर्स्ट टर्म में इस कॉमन डिफरेंस G, ये जो D है जिसकी वैल्यू निकाली है, अगर उसमें हम इसको ऐड कर देंगे ये वाली चीज, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा a1। उसी तरीके से बच्चों a2 क्या आएगा, वो होगा a+2d डॉट 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 an क्या होगा, आप कहेंगे a+nd। तो बच्चों इस तरह से n अर्थमेटिक मीन्स को निकाला जाता है। ये तो बच्चों थ्योरी है, और जब बच्चों क्वेश्चंस आएंगे तो हम क्वेश्चंस के टर्म्स में आपको जरूर सिखाएंगे, ये तो एक थ्योरी के टर्म्स में था। तो ठीक है, ज्यादातर बच्चों को ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरह से किए गए हैं। अब मैं यहाँ पर रुक जा रहा हूँ ताकि आप इसको आराम से देखिए पहले। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिखा है इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 19। तो 3 और 19 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने, तो इनको मिला के टोटल क्या हो जाएंगे, 5 टर्म्स हो जाएंगे, और फिफ्थ टर्म आपका क्या है 19 हो जाएगा। इसको यूज करेंगे, आपका d निकल आएगा, d निकल आएगा तो a1 क्या होगा a+d, a2 a+2d, a3 क्या होगा a+3d। तो ठीक है बच्चों, आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चों को करना है और आंसर मेरे को बताएं। इंसर्ट 4 AM बिटवीन 4 and 19। तो बच्चों 4 और 19 के बीच में, ध्यान से देखिए बच्चों, 4 और 19 के बीच में आपको 4 AM इंसर्ट करने हैं और बताने उन चारों AM की क्या वैल्यूज है।
तो बच्चों मैं वेट कर रहा हूँ, देखिए सबसे पहले आंसर कौन बताता है। तो इस तरीके से आपने 4 एम्स इंसर्ट कर दिए, तो 4 और 2 6, टोटल 6 टर्म्स हो गए, और 6 टर्म आपका क्या हो गया 19 हो गया। 6 टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 19। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप यहाँ से डी निकाल लेंगे, और डी निकालने के बाद फिर आप a1 कैसे निकालेंगे, वो होगा a प्लस डी। सिमिलरली आप a2 निकालेंगे, a प्लस 2d। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चों ने ये आंसर निकाल लिया है। तो ये आंसर निकल करके आ रहा है 7 10 13 16, यही आ रहा है ना, 7 10 13 16। तो ये बच्चों ये इंक्रीजिंग एपी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस रहता तो एपी में ही है। ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और उसके आगे और बढ़ते हैं, कुछ जो क्वेश्चन है उनको भी करते हैं कंप्लीट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ sums of m and n terms of an AP is m square is to n square। देखिए बच्चों क्या दिया है, the ratio of the sums of m and n terms of an AP is m square is to n square। show that the ratio of the mth and nth terms is 2m minus 1 is to 2n minus 1। ये है बच्चों। तो बच्चों क्या दिया, देखिए द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ m and n terms of an AP is m square is to n square। show that the ratio of the mth and nth terms is 2m minus 1 is to 2n minus 1। ये है बच्चों। तो करना स्टार्ट करिए बच्चों, जो कर पाए बिल्कुल करिए इसको। बच्चों यहाँ पे एक आप लोग बड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं यहाँ पर, वो आपको ध्यान करनी होगी। यहाँ पर 2 एपी का जिक्र नहीं किया गया, यहाँ पर सिर्फ एक ही एपी का जिक्र किया गया है। कई लोग उसको 2 एपी समझ लेते हैं और करने स्टार्ट करते हैं और उनका गलत हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एपी है, क्योंकि ऑफ एन एपी लिखा है, 2 एपी तो का जिक्र ही नहीं है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक होती है। तो आप सबसे पहले लेट कर लीजिए कि एपी जो है उसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, और एपी के एम टर्म्स और एन टर्म्स के जो सम का रेशियो है वो m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये रिलेशन आपके पास दिया है। तो बच्चों अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलें तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। m टर्म्स का सम होगा m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होल डिवाइडेड बाय n टर्म्स का सम होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये बच्चों रेशियो है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब बच्चों थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, m से ये वाला एक m कैंसिल हो जाएगा, n से ये वाला एक n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट स्टेप पे आइए, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये बचा, और क्या बचा नीचे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये रेशियो क्या है m/2। अब बच्चों उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और टर्म्स सेलेक्ट करिए सारे। ठीक है, देखिए हम टर्म्स कलेक्ट कर रहे हैं, ये हो गया 2a, मल्टीप्लाई करिए 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, इसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है n, और m किस में मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें। ठीक है, तो देखिए बच्चों 2an उधर है 2am उधर है, तो 2a कॉमन ले लेते हैं, n माइनस m
m, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू d टाइम्स, इधर देखिए बच्चों, d टाइम्स क्या है, n माइनस वन इंटू एम माइनस m माइनस वन इंटू n, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब d के अंदर जब आप ओपन कर लेंगे तो सिर्फ n माइनस m आएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये क्या है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2a n माइनस m माइनस n माइनस m इंटू d इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स n माइनस m कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा 2a माइनस d इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे n और m इक्वल तो है नहीं, तो n और m इक्वल है नहीं तो वो 0 हो नहीं सकते, इसका मतलब यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा d इज इक्वल टू 2a। बस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ये जो d इज इक्वल टू 2 है इसी को यूज करिए, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या निकालना था आपको, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, mth और nth टर्म्स का रेशियो निकालना था, तो अब आप निकाल लीजिए, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए, तो बच्चों mth और nth टर्म का रेशियो निकालना, तो ये होगा a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और ये होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। वैल्यूज है, आप पुट कर लीजिए। d की वैल्यू क्या है बच्चों, d की वैल्यू है 2a, क्या है बच्चों 2a, d की वैल्यू कितनी है 2a। सॉल्व करिए, ऊपर नीचे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा कि जो टर्म्स का रेशियो है वो क्या है 2m माइनस वन, सिंप्लीफाई करिए 2m माइनस वन डिवाइड बाय 2n माइनस वन। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। बस इसमें करने वाले जो लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं वो उसको 2ap समझ लेते हैं और क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है उनका। हर बच्चे को ये क्वेश्चन क्लियर होगा, मैं रुका हुआ हूं, अभी भी किसी को कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकता है। ऐसा कोई भी एक सिंगल बच्चा भी हो जो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है तो बताए भाई, मैं दोबारा कर दूंगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो? तो बच्चे जो हो सकते हैं वो क्लास में आकर्षण हो सकता है, देवांश, कृति, मानसी, ऋषि, श्लोक। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो भाई? ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, लिखा है द सम ऑफ n टर्म्स, ध्यान से देखिए, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2ap of 2ap are in the ratio 3n plus 8 is to 7n plus 15. Find the ratio of their 12th terms. 12th terms. ये क्वेश्चन, the sum of n terms of 2ap are in the ratio 3n plus 8 upon 7n plus 15। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे 2ap का जिक्र हो रहा, लेकिन कई लोग क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, वो उसको 1ap मान के फिर क्वेश्चन करते हैं। 1ap नहीं, यहाँ पे 2ap। तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि जो फर्स्ट एपी है उसका फर्स्ट टर्म a1 कॉमन डिफरेंस d1, और जो सेकंड एपी है उसका फर्स्ट टर्म a2 कॉमन डिफरेंस d2। ये आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो बच्चों इनके सम्स का रेशियो लिखिए जरा, क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे n/2 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू d1। ये पहली एपी का सम, उसका रेशियो किससे, दूसरी एपी के सम n/2 2a2 प्लस n माइनस वन इंटू d2, और ये सम्स का रेशियो क्या है, वो है 3n प्लस 8 होल डिवाइड बाय 7n प्लस 15। ये है
आपको ये रेशियो इक्वल गिवन है। और बच्चों आपको निकालना क्या है वो भी आप लिख लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे। आपको निकालना है उनके 12th टर्म का रेशियो, 12th टर्म यानी आपको निकालना है, ध्यान से देखिए, आपको निकालना है a1 प्लस 12 माइनस 1 d1 अपॉन a2 प्लस 12 माइनस 1। तो बच्चों आपको ये निकालना है। अब यहां पे देखिए बच्चों, कंफ्यूजन कई बच्चों को होता है। हम लोग को करना क्या होता है, हमें जो निकालना है वो हमने किनारे यहां लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको ये बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब जो निकालना है हम वैसा ही बनाने की यहां पर कोशिश करते हैं। तो तुम बता सकते हो ये दोनों आपस में इक्वल कब हो सकते हैं, ये और ये, कौन सी n की वैल्यू पर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो तुम कहोगे सर ये बहुत आसान है, हम आपको बता रहे हैं आप कैसे, कौन सी n की वैल्यू पे ये इक्वल हो जाएंगे। तो आप देखिए कौन सी n की वैल्यू पर इक्वल हो जाएंगे। आपके पास n/2 कैंसिल करने के बाद यही बचा है। अब आप इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, a1 n-1/2, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दो, a2 प्लस n-1/2 d2। ठीक है, बोलिए भाई, आप इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, आप अपने LHS वैसे भी तो लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करके। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब तो आप बता सकते हैं ना, बच्चों ध्यान दीजिए, ओ बच्चों इधर ध्यान दीजिए। अब तो आप बता सकते हैं ना कि ये वैल्यू उसके कब बराबर हो सकती है, ये वैल्यू, ये चीज ये कब बन जाएगी। आप कहोगे सर ये बन जाएगी जब सबके कोफिशिएंट सेम हो जाए, यानी कि n-1/2 11 हो जाए, बाकी तो सब सेम है। यानी कि n-1/2 अगर 11 हो जाएगा तो उस n की वैल्यू पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो फिर ये भी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। कौन सी n की वैल्यू है, जो n की वैल्यू आपने निकाली है। समझ में आया, तो करें इसको, ठीक है कर रहे हैं। ओके देखिए, तो बच्चों बताइए हम क्या करें। आप कहोगे सर n-1/2 को इक्वल कर दीजिए 11, ठीक है करिए। तो ये हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू 22, यानी n इज इक्वल टू आ जाएगा 23। ठीक है, क्लियर है सबको, 23 आ गया। हाँ भाई, 23 जब n की वैल्यू होगी तो ये दोनों एक्सप्रेशन जो आपकी रिक्वायरमेंट है और ये जो गिवन है दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो सम्स का रेशियो है वो टर्म्स के रेशियो के बराबर हो जाएगा, कौन से n की वैल्यू पे, 23 पे। तो आप 23 पर जब सम्स और टर्म्स का रेशियो सेम हो जाएगा तो आप टर्म्स का रेशियो निकाल लीजिए। तो टर्म्स का रेशियो किस पे निकालेंगे आप, 3n+8 अपॉन 7n+15 में आप क्या डाल देंगे, n इज इक्वल टू 23 पुट कर देंगे। पुट करिए, पुट करिए, कितना आया मेरे को सॉल्व करके बताइए, कितना आया बताओ, कितना आया। ये आया 77 अपॉन 176। अब ये किससे कैंसिल हो रहा, 11 से। ये देखो आंसर आ गया आपका 12th टर्म्स का रेशियो, द रिक्वायर्ड रेशियो इज 7:16। आंसर, द रिक्वायर्ड रेशियो इज 7:16। तो बच्चों आपका आंसर मैंने निकाल दिया है। अभी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो भैया वो दोबारा पूछे, मैं दोबारा फिर से बता दूंगा। कोई भी एक सिंगल बच्चा, कोई भी एक सिंगल बच्चा जिसको ना आया हो वो दोबारा पूछ सकता है, मैं दोबारा भी बता दूंगा। सब बच्चों को आ गया समझ में बच्चों, ठीक है। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, किसी को कोई भी समस्या नहीं है। अब जब कोई समस्या नहीं है तो आप एक क्वेश्चन करिए जो हम आपको देते हैं, तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा जिसके लिए मैं आपको भरपूर टाइम दूंगा, करना आप ही को होगा।
कोई क्लास लीव नहीं करेगा क्योंकि मेरे को तो आप दिख नहीं रहे, लेकिन अगर आप डर के मारे क्लास लीव करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। इफ n arithmetic, if n arithmetic means are inserted between 20 and 80 such that the ratio of first mean to the last mean is 1:3. Find value of n. Find n. तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप भी क्वेश्चन करिए, मैं वेट कर, ठीक है। तो स्टार्ट। सबसे पहले आप लिखिए 20 and 80 के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन्स है? n, a1 a2 डॉट 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 an, ठीक है, यही तो है। तो बच्चों कितने टर्म हो गए? n+2 टर्म्स हो गए। तो n+2 टर्म्स 80 हो गया, n+2th टर्म। तो क्या होता है? a प्लस n+2 -1, यानी कि n+1 इंटू डी इज इक्वल टू 80। तो बच्चों यहां से d कितना आया? वो आया 80 - 20 यानी कि 60 अपॉन n+1। ये d आ गया। रेशियो किसका गिवन है? a1 का और an का। क्या रेशियो है? 1:3। a1 क्या होगा? वो होगा a प्लस डी, ठीक। a2 क्या होगा? वो होगा, सॉरी an क्या होगा? होगा a प्लस एन डी, ठीक है, a प्लस एन डी। ये कितना रख दिया मैंने? 1:3। बच्चों एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप सॉल्व करिए। और कौन सा बच्चा है जो अब सबसे पहले आंसर बता रहा है? किसी का आंसर निकला है? 13। किसका निकला? 13। अच्छा, पहला आंसर आया 13। कौन है? मानसी है बेटा आप? कौन है? प्रकृति। 13। अच्छा, कृति का आंसर आया है। अच्छा, तो कृति का आंसर सबसे पहले निकाला, इसने बोला भी था मैंने नाम इसका सबसे पहले इसी ने निकाला है, कृति। 13। अच्छा कृति एक बार चेक करो 13 आ भी रहा है, क्योंकि अभी हमने आंसर चेक किया तो 13 नहीं आ रहा है। फिर से एक बार करो सर। तुमने कितना है आंसर? 11। क्या नाम है बेटा आपका? देवांश। चलो, देवांश ने आंसर निकाला 11। तो 11 आंसर बिल्कुल सही आंसर है। कृति बेटा तुम चेक करो, आपको सही से बस एलसीएम वगैरह लेना है। अगर आप कहो तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप लोग तसल्ली से चेक कर लो, कोई बात नहीं, हो सकता है गलत हो गया हो, कोई बात नहीं। आपने किया यही बहुत बड़ी बात है कि मेरे को तो पता ही नहीं पड़ता है कि आप लोग कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में लिख देते हैं, फिर क्लास एंड कर देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं। क्वेश्चन में बिटवीन 1 and 31, between 1 and 31, m arithmetic means inserted, कितने इंसर्टेड किए गए? m मनीष वाला m, so that ratio of 7th and n - 1th
means is 5:9. find m, find m, आपको m निकालना है। आंसर मैं आपको दे दे रहा हूं, आप घर पे निकालिएगा। इसका आंसर आएगा 14। क्या आंसर आएगा? 14। तो ये 14। तो बच्चों आज की क्लास ओवर हो चुकी है।